सुप्रभातम। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में चैप्टर 2 में लेसन 4 में शेष रहे प्रश्न 4 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। लेक्चर 3 में आपको 1 से 3 तक क्वेश्चन हल करवा चुके हैं और आपको नोटबुक में नोट भी करवा दिए हैं। आप उनको हल करके लाए होंगे और याद भी करके लाए हैं। तो अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 से। प्रश्न नंबर 3 में हमने प्रश्न निर्माण करा था। प्रश्न निर्माण करते समय प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। प्रश्न पूरा बना दिया लेकिन प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया तो अपना बना बनाया प्रश्न गलत माना जाएगा। ये विशेष तौर से ध्यान रखना अवश्य। प्रश्न चिन्ह लगाना मत भूलना और प्रश्न चिन्ह बिल्कुल एक हस्से की तरह रहेगा, स्पष्ट रूप से चिन्ह। ये नहीं आप ये लकीटा खींच दिए ये गलत है ये सही है, केवल थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, आपका नंबर बिल्कुल ओके मिलेंगे आपको। समझ गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में देखो, प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुते, यानी प्रकृति प्रत्यय का संयोग करो, मिलाओ। जैसे प्रकृति प्रत्यय किए हुए हैं इसमें पद रचना करनी है। जैसे वी, पहले प्रश्न लिख लो, प्रश्न नंबर 4, प्रकृति प्रत्यय संयोगम कृत्वा लिखत, यानी प्रकृति प्रत्यय क्या है, संयोग यानी मिला करके, अर्थात पद बनाना अपन को। क्या पद बनेगा? जैसे वी लोक क्री प्लस लप, वी उपसर्ग है, यहाँ लोक शब्द है प्लस लप प्रत्यय, इनको मिलाकर के पद रचना करनी है। नी सिप लप, नी सिप और लप, नी सिप और लप, आगम लप, आ उपसर्ग है, आगम लप। चौथे में है दृश्य प्लस कत्वा, दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय। पांचवा है सी प्लस कत्वा, सी धन कत्वा। छठे में देखो लघु प्लस तमप, लघु धन तमप। अब देखिए ये आपके सामने देखो सारा प्रकृति प्रत्यय किया हुआ है, हमें क्या बनाना है? पद बनाना है, अर्थात इनकी पद रचना करनी है कि इनको मिलाकर क्या पद बनेगा। जैसे वी उपसर्ग लोक्री शब्द प्लस लप। अब हमें ये तो मालूम होना चाहिए भाई पद बनाते समय इस प्रत्यय का ये शेष रहता है, ये शब्द के अंत में जुड़ता है और जुड़कर ये पद बनता है। तो जैसे वी उपसर्ग लोक्री प्लस लप से लोक्री में ये हलंत यहाँ री नहीं है, वी लोक्र धन लप है, तो इसमें वी उपसर्ग जुड़ जाएगा। तो वी लो क्या आधा वी लोक कै, और ये लप जो प्रत्यय इसमें ल और पै का क्या हो जाता है? लोप। इस लकार पै का लोप के इसका यह शेष रहता है तो ये इसमें जुड़ जाएगा और बन जाएगा विलोक के। क्या बन जाएगा? विलोक के। ऐसे नी सिप प्लस लप उपसर्ग है तो नी उपसर्ग आ गया ऐसा कैसा, सिप नी सी पे आधा रह गया
वही ल और प का यह शेष रह गया तो यह जुड़ गया, क्या बन गया? निशिप्पे। आगम ल्यप, औपसर्ग जुड़ रहा है गम धातु से पहले, इसलिए ल्यप आ गया। तो आ गए मैं, आधा हलंत है, ल्यप का वही इसका और इसका लोप हो गया, ये शेष रह गया, ये क्या बन गया? आगम्य। दृश्य प्लस कत्वा, कत्वा में देखो इस कै का लोप हो गया, त्वा शेष रहता है, तो दृश्य तय के स्थान पे ट हो गया, त्वा दृष्टवा। सी प्लस कत्वा में ई का हो गया ऐसे ई त्वा, सहित्वा। लघु प्लस तमप से लघु तमय, तमप का तम रहता है, तरप का तर रहता है, तो लघु तम है, समझ गए? तो ये बना अपना पद वी प्लस लोक प्लस विलोक्य बन गया, निशिप ल्यप से निशिप्य बन गया, आगम्य ल्यप से आगम्य बन गया, दृश्य प्लस कत्वा से दृष्टवा बन गया, सी प्लस कत्वा से सहित्वा बन गया, और लघु प्लस तमप से लघुत्तमः बन गया। अब देखो अगला, ये प्रकृति प्रत्यय का पद रचना थी। अब प्रकृति पद रचना की हुई है, हमें करना है प्रकृति प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 4 में, 5 में देखो आगे, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते, यानी पद बना हुआ है, उसमें से प्रत्यय शब्द और धातु अलग अलग करो। जैसे रोदितुम, रोदितुम, दूसरा है दृष्टवा, विलोके, विलोके। चौथा है निशिप्पे, पांचवा है आगत्ते, छठा है इसमें सहित्वा, सातवां है लघुत्तमः। अब देखो इनमें कुछ तो अपने ऊपर वाले में किए हुए हैं, कुछ अन्य हैं, इसलिए ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल समझना है, और समझ में आ गया तो आप आराम से कर दोगे। जैसे पहला है रोदितुम, तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है और ये केले अर्थ में आता है, तो इसमें मूल धातु है रुद, रोद नहीं है, मूल धातु आएगी इसमें रुद प्लस तुमुन। दृष्टवा देखो, दृष्टवा में मूल धातु है दृश्य प्लस कत्वा, दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय। विलोक्य में देखो वि उपसर्ग है, लोक प्लस ल्यप। निशिप्पे में नि उपसर्ग है, शिप धातु और ल्यप प्रत्यय। आगत्य में देखो आ उपसर्ग, गम धातु
और ल्यप प्रत्यय है इसमें। इसके बाद सहित्वा में सी प्लस मूल धातु है सी, धन कत्वा, लघुत्तम में लघु प्लस तमप। समझ गए? ये पदरचना क्या प्रकृति प्रत्यय हुआ। रोदितुम में देखो रुद्र प्लस तुमुन से रोदितुम बना, दृष्टवा में दृश्य प्लस कत्वा, विलोके में विलोक ल्यप, निक्षिपे में देखो नि उपसर्ग है सिप धातु ल्यप प्रत्यय है, आगत्य में आ उपसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय, सहित्वा में सी प्लस कत्वा, लघुत्तमम में लघु प्लस तमप। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 6 है, इसमें कह रहा भाई अधोलिखित कथनानी, यानी जो पुस्तक के पाठ 2 में जो कथन आए थे वो कौन किसके प्रति कह रहा है, कौन किसके प्रति कह रहा है ये बताना आपको। तो अधोलिखितानि कथनानि, अधोलिखितानि कथनानि कह कहा कह कहा व कम काम प्रति कथयति। पहला है इसमें देखो कथनानि, इसके बाद आगे है कह कहा, कम काम, पूर्वम प्रातराशय क्रियताम, पूर्वम प्रातराशय क्रियताम, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षे, तंडुलान खगेभ्यो रक्षे, तंडुलान मां बक्षे, तंडुलान मां बक्षे, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, भो नीच काके भो नीच काके अहम आगता, अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। अब देखो इधर, यानी ये कथन है, ये कथन कौन किसको कह रहा है ये बताना अपन को। कह का कौन, कम काम किसको कह रहा है, कौन किसको कथन कह रहा है ये आपको स्पष्ट करना है। तो ये अपन ने पाठ पढ़ा था, उसमें सब आया था
भाई ये बात इसको इसने कही थी। जैसे पहले पूर्वम प्रातराशय क्रियताम, पूर्व यानी पहले, प्रातराशय यानी सुबह का नाश्ता, क्रियताम यानी कीजिए। कौन कहा था ये बात? तो ये कथन देखो उसमें कहा था ना, जब बालिका वहाँ पहुँचती है तो कौवे ने बालिका से तो कहा था, तो स्वर्ण काके, स्वर्ण काकः कवि ने बालिकाम, बालिका को कहा। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। तो निर्धन माता ने अपनी पुत्री से कहा था, निर्धन माता ने स्वदुहिताम, स्वदुहितारम, तंडुलान मां बक्से, चावलों को मत खाओ। बालिका ने कवि से तो कहा था, तो बालिका स्वर्ण काकम अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। ये बात सोने के कवि ने कही थी ना, स्वर्ण काक है बालिकाम, कि मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। और भो नीच का के अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, अरे नीच कवि मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। तो ये कहा था लुब्धा बालिका ने, लुब्धा बालिका ने स्वर्ण काकम, इस तरह आपको कौन के कार्य समझाना है। तो जैसे पहला देखो समझ लो, पूर्वम प्रातराशय क्रियताम, ये सोने के कवि ने स्वर्ण काके ने बालिकाम, बालिका को कहा था। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, ये निर्धन माता ने स्वदुहितारम अपनी पुत्री को कहा था। तंडुलान माँ बक्से, चावलों को मत खाओ, ये बालिका ने स्वर्ण काकम सोने के कवि को कहा था। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, ये स्वर्ण काक ने बालिका में कहा था, सोने कवि ने बालिका को कहा था। भू नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, ये लोभी बालिका ने, लुब्धा बालिका स्वर्ण काकम सोने के कवि से कहा था। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकेषु गतेषु पंचविभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्तस्थानानि पूर्यते, यानी उदाहरण का प्रयोग करते हुए आपको कोष्ठक में लिखे शब्दों में पंचविभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। उदाहरणम श्रुते कोष्ठक गतेषु पदेषु विभक्ति प्रयोगम कृत्वा लिखत, इस तरह लिखना है। यानी कोष्ठक में आपको दिए गए शब्द में पंचमी का प्रयोग करके लिखना है। जैसे इसमें आपके बुक्स में देखिए उदाहरण में मूस के बही निर्गच्छत, और यह एक बिल शब्द है। इस बिल शब्द में, ये कोष्ठक में इस बिल शब्द में पंचमी का बिलात बना रखा है, एक वचन। इस तरह आपको पंचमी विभक्ति का इन कोष्ठक में दिए गए पदों से
प्रयोग करके लिखना है। जैसे पहला है जन है, जन है बहि आगच्छति, जन है बहि आगच्छति। इसमें ये रिक्त स्थान दे दो, बहि आगच्छति। इसके बाद इसमें इस कोष्टक में शब्द है ग्राम, नद्य है निस्सरन्ति, नद्य है निस्सरन्ति। पर्वत शब्द है इसमें, पत्राणि पतन्ति, और वृक्ष शब्द है इसमें, बालक है बिबेति, सिंह शब्द है ईश्वर त्रायते, क्लेश शब्द है प्रभु भक्तम निवारयति, प्रभु भक्तम निवारयति, और इसमें शब्द है पाप। अब देखो इधर, ये जो कोष्टक में शब्द है ग्राम, पर्वत, वृक्ष, सिंह, क्लेश और पाप, इन शब्दों में आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके उचित शब्द की रचना करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे जन है बहि आगच्छति, जन है बहि आगच्छति, तो ग्राम शब्द है, तो ग्राम अकारांत, तो इसमें राम की तरह रूप बन जाएगा पंचमी में। जैसे राम में बनता है रामात पंचमी में, ऐसे ग्राम में बन जाएगा ग्रामात। जन है ग्रामात बहि आगच्छति। नद्य निसरन्ति, पर्वत शब्द है, वही अकारांत शब्द राम में चलेगा पर्वतात। नद्य है पर्वतात निस्सरन्ति। पत्राणि पतन्ति, वृक्ष शब्द है, वृक्ष में पंचमी का प्रयोग करते हुए बनाएंगे वृक्षात बन जाएगा, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। बालके बिबेति, सिंह शब्द है, सिंह में सब पंचमी वही राम की तरह अकारांत है सिंघात। बालके सिंगात बिबेति। ईश्वर त्रायते, क्लेश वही अकारांत है क्लेशात। प्रभु भक्तम निवारयति, पाप शब्द है, पाप वो अकारांत है, तो पाप से पंचमी बन जाएगा पापात। प्रभु भक्तम पापात निवारयति। इस तरह फिर पूरे पद बन जाएंगे अपने। जने ग्रामात भई आगच्छति, नद्य पर्वता निस्सरन्ति, वृक्षात पत्राणि
पतंती बालके सिंगात बिभेति ईश्वरे क्लेशात् त्रायते प्रभु भक्तम पापात् निवारयति। ये आपके अभ्यास प्रश्न थे 7 जो आपको हल करवा दिए गए हैं। इसके बाद देखो योग्यता विस्तार में कुछ व्याकरण के प्रश्न है। इसमें भाषिक विस्तार में जिसमें किसी भी काम को करके इस अर्थ में भाषिक विस्तार, तो ये आप नोट कर लीजिए, इनको आपको कॉपी में नोट करना है और काम करना है। भाषिक विस्तार भाषिक विस्तार, इसमें देखो यानी इसमें कत्वा और लेप प्रत्यय का प्रयोग करया दिखाया गया है परिभाषा लिख करके कि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग तो कहाँ करते हैं, लेप का प्रयोग कहाँ करते हैं। पहली परिभाषा है किसी भी काम को करके इस अर्थ में किसी भी काम को करके इस अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है किसी भी काम को करके इस अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और अगर इसी करके अर्थ में पहले धातु से पहले अगर उपसर्ग जुड़ जाता है तो वहां फिर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसी अर्थ में कत्वा प्रत्यय करते हैं। आप लेप का बाद में समझाएंगे इसी साथ साथ। जैसे उदाहरण है पठित्वा है, पठ प्लस और कत्वा प्रत्यय है। ऐसे ही गम प्लस कत्वा है। जैसे मान लो गम प्लस कत्वा, ऐसे ही खाद प्लस कत्वा है। खाद धातु में अगर कत्वा जोड़ेंगे ऐसे लिक प्लस कत्वा है। तो अब देखिए इनसे क्या पद बनता है। कत्वा प्रत्यय का ये जो कत्वा प्रत्यय है, इस कत्वा प्रत्यय में इस कै आधा जो कै इसका लोप हो जाता है, इसका त्वा शेष रहता है, यानी जुड़ते समय त्वा ही जोड़ा जाता है और प्रकृति प्रत्यय में पूरा प्रत्यय दर्शाया जाता है। तो इसलिए यहाँ कत्वे का त्वा शेष रह जाएगा, तो इसमें त्वा शेष रह गया और पद बना प ठी त्वा, पठित्वा, ये पद बनेगा इसका। गम प्लस कत्वा से वही कत्वा का ये त्वा शेष रह गया और बन गया
गत्वा यानी जा करके, खाद प्लस कत्वा से वही त्वा रह गया, पद बना अपना खादित्वा। इसके बाद लिख प्लस कत्वा से वही त्वा बन गया, शेष रह गया, और ली खी त्वा, लिखित्वा। अब जैसे इनका अर्थ हुआ पठित्वा यानी पढ़कर, पढ़ करके, गत्वा जा करके, खादित्वा खा करके, लिखित्वा लिख करके। समझ गए प्यारे बच्चों? तो पठ प्लस कत्वा से क्या बना? पठित्वा, अर्थ हुआ पढ़ करके। गम प्लस कत्वा से क्या बना? गत्वा जा करके। खाद प्लस कत्वा से क्या बना? खादित्वा खा करके। और लिख प्लस कत्वा से क्या बना? लिखित्वा लिख करके। इसी तरह अगर धातु से पहले इनमें उपसर्ग लगा हो तो फिर वहां क्या परिवर्तन होता है वो देखो। अगर इसी अर्थ में नोट डाल देना, अगर इसी अर्थ में धातु से पहले कोई उपसर्ग लगा हो तो कत्वा प्रत्यय के स्थान पर कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ल्यप का यह शेष रहकर जुड़ता है। ल्यप का क्या शेष रहता है? यह। इसमें देखो ये जो ल्यप प्रत्यय होता है इसमें ल और प का लोप होता है, यह शेष रहता है। केवल क्या शेष रहता है? यह। जैसे उपगम उदाहरण है इसके, उप उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय इसमें। ऐसे सम पुज ल्यप है, सम उपसर्ग है, पूज धातु है और ल्यप प्रत्यय। विलोक विपसर्ग और ल्यप। आ उपसर्ग है, आदा ल्यप। निर प्लस गम प्लस ल्यप, निर
गम प्लस ल्यप। ये देखो उदाहरण, परिभाषा है कि अगर इसी अर्थ में, किस में, वही ऊपर वाले कर के अर्थ में आया था नहीं, अगर इसी अर्थ में, वही कर के अर्थ में, किसी भी कार्य को करके अर्थ में अगर इससे पहले, धातु से पहले कोई उपसर्ग लगा हो तो वहां कत्वा प्रत्यय के स्थान पर हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। धातु से पहले कोई उपसर्ग लगा हो तो जो कत्वा प्रत्यय करके अर्थ में, उसके स्थान पे ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, अर्थात करते हैं। ल्यप का यह शेष रहता है और यह शेष रहकर जुड़ता है, लय और पय का लोप हो जाता है, यह जुड़ता है। प्रकृति प्रत्यय करते समय ल्यप पूरा दर्शाया जाता है और पद के अंत में जुड़ते समय यह ही जोड़ा जाता है। जैसे कत्वा क्या जोड़ा था, त्वा, तो ल्यप का यह जुड़ेगा। समझ गए? इसी तरह अब देखो पद रचना बनानी है अपन को। जैसे उपसर्ग है गम धातु है ल्यप प्रत्यय, गम यानी जाना, तो ल्यप का ये रह गया, तो ऊ प ग मैं और ये उपगम में, अर्थात जा करके। उपगम में जा करके। सम पुज और ल्यप, सम में आदर जाएगा हलंत है, पू जय ये, सम पूज्य, पूज करके। ऐसी वी लोक ल्यप, वी उपसर्ग है इसलिए लोक के आधा रह गया और ल्यप का ये रह गया, वी लोक के। देख करके, आ दा ल्यप, आ उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप का ये, आदाय। ला करके, आधा यानी ला करके। निर्गम और ल्यप है, निर उपसर्ग है, गम धातु ल्यप तो रह उसके आगे वाले वर्ण पे लग जाएगा ऊपर, निर्गया, मैं आधा ल्यप का ये, निर्गम में, अर्थात निकल करके। ठीक है, तो ये दोनों कत्वा और ल्यप प्रत्यय को स्पष्टीकरण हो गया कि ल्यप कत्वा का प्रयोग तो कहाँ होता है, ल्यप का प्रयोग कहाँ किया जाता है। दोनों का अर्थ प्रयोग केवल करके अर्थ में किया जाता है, लेकिन जहां धातु से पहले अगर उपसर्ग हो वहां ल्यप आएगा और उपसर्ग नहीं हो वहां मूल प्रत्यय कत्वा ही जोड़ा जाएगा। इसलिए ये आप अपने नोटबुक में उतारिए और इनको याद करना है। अब आपको होमवर्क नोट करना है, तो नोटबुक में अपना होमवर्क नोट करिए, गृह कार्य। पाठ 2 के शेष प्रश्न 4 से 7 तक हल करो व याद भी करो। तो सभी अपना होमवर्क नोट करो। पार्ट 2 के शेष प्रश्न संख्या 4 से 7 तक हल करो व याद भी करो, और साथ में ये प्रत्यय की दोनों परिभाषाएं भी आपको याद करनी है और फेर में करनी है। ये अपना चैप्टर 2 पूरा होता है। अब ऑफलाइन क्लास जब भी लगेगी आपसे ये पूछा जाएगा, पहले और दूसरे का आपको होमवर्क पूरा करना है। वो दोनों पार्ट के क्वेश्चन आंसर, हिंदी भावार्थ, व्याकरण प्रश्न आपको याद करने हैं। मैं कभी भी आपसे पूछ सकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।